साथियों नमस्कार, मैं विवेक सिंह क्लाउड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे एक परिवार एक रोजगार के लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसी के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे एक शख्स है हमारे साथ। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अरुण मणेन्द्र त्रिपाठी है। अच्छा सर, यहाँ पे एक परिवार एक रोजगार के लिए यहाँ पे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या योजना क्या है आपकी एक परिवार? हमारी योजना ये है कि अभी जो है एक विश्लेषण आया है, जैसे लोग कहते हैं ना कि असंभव है, हर परिवार को नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से संभव है। चीन का अभी एक आंकड़ा आया है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा रोज़गार पैदा हो गए हैं कि वहाँ लोगों की संख्या कम बढ़ रही है। वहाँ 8वीं पास बच्चों को इंटर्नशिप कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती नौकरियाँ दी जा रही हैं। तो ऐसा संभव है कि भारत में भी चीज़ जो आया है, ये कहाँ से आंकड़े आए हैं? ये हमारे पास इंटरनेट से आया है और आपको दिखा देंगे हम उसका आंकड़ा, एकदम सत्य आंकड़ा है, श्योर है, पक्का है। चीन के यहाँ जो है ऐसी व्यवस्था की हुई है कि वहाँ हर परिवार में जो है नौकरी मिल गई है और लोगों की कमी पड़ रही है। नौकरियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतने रोज़गार हो गए हैं कि 8वीं पास बच्चों को जो है इंटर्नशिप करा के नौकरी में डाला जा रहा है, उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। तो मेरा ये विचार है, मेरा ये मानना है कि भारत में भी अगर संघर्ष हो, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाए, जैसा कि जो है देश के नेता या देश की सरकार जैसे काम कर रही है, अगर ठीक से काम करे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे हर परिवार में एक सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाए, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी की मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संभव है। सर सरकार इतने लंबे समय से प्रयासरत है, जब सरकार नहीं कर पा रही, अभी भी कई सारे लोग परिवार नौकरी से वंचित हैं, आप कैसे करेंगे? देखिए, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, वो 3 भागों में बांटी गई है। एक है पूंजीवाद, एक है साम्यवाद और एक है समाजवाद। ये अर्थशास्त्र है। विश्व की जो इकोनॉमी है 3 भागों में बांटी गई है। तो पूंजीवाद का, जैसे मान लो कि कोई फैमिली है, तो जैसे जो है सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, किसी को भूख लगी और जाके उसने खाना बनाया और अकेले ही खा गया, इसे कहते हैं पूंजीवाद। शुद्ध रूप से इस बात को समझिए आप। इसके अलावा साम्यवाद का मतलब ये होता है कि हम जो है खाना बना रहे हैं, लेकिन जितने सदस्य हैं सबको बराबर जो है बांट के खाएं, पहले उनको खिलाएं, फिर जो है जो बचता है हम खा लें, तो इसे साम्यवाद कहते हैं। ये साम्यवादी व्यवस्था चीन में चलती है। इसके अलावा उसे कम्युनिस्ट नहीं कहा जा सकता है, उसे साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। और भारत में जो चलती है वो समाजवाद चलता है, मिक्स रूप होता है। पूंजीवाद और साम्यवाद का क्या है, जैसे मान लो कि साम्यवादी व्यवस्था कर दी जाए, तो जैसे अब जो है अभी चीन ने जो है एक जो है ऐलान किया है, एक बात कही है अपने देश में कि जिन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, जिन कारपोरेट ने, जिन कंपनियों ने ज़्यादा पैसा, जैसे जैकमा को आप जानते होंगे, तो जिन लोगों ने ज़्यादा पैसा कमा लिया है, उनकी जो एक्सेसिव इनकम है, जो अधिक इनकम है, वो जनता को फिर से वापस करें, फिर से लौटाएं। मतलब जनता के लिए रोज़गार पैदा करें, कोई ना कोई काम पैदा करें या उनके लिए फ्लैट बनाएं। मतलब जो है वो व्यवस्था अगर भारत में भी हो जाए, अगर जो है चीन जो है हर व्यक्ति को रोज़गार दे सकता है, नौकरी दे सकता है, तो भारत में क्या ऐसी परेशानी है, क्या कमी है, उस कमी को हमें ढूंढना चाहिए और उस पर हमें मेहनत करना चाहिए। अर्थशास्त्रियों को उस पर काम करना चाहिए, जिससे भारत में भी हर परिवार में एक सरकारी नौकरी या रोजगार। यहाँ आप सरकारी नौकरी बात करते हो, यहाँ तो सरकार में नौकरियाँ ही नहीं बची। सरकार में सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है धीरे धीरे करके। कैसे देंगे आप सरकारी? प्राइवेटाइजेशन की भी मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो इसको कोई ना कोई लाला जो है कंपनी खरीद लेता है। सरकारी संस्थाओं को, जैसे BSNL सरकारी तो लालाओं कंपनी दे रही है। हाँ, सरकारी तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एक तरह से बेचना हो गया, समझो ना बात को। जैसे LIC को, हाईवेज को, और इसके अलावा आपके BSNL को, इसके अलावा आपके रेलवे को, सबका जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब आप जो है लालाओं को कंपनी को बेच रहे हैं, अपनी संस्थाओं को बेच रहे हैं। तो बेचने से होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जिन लोगों ने जो है प्राइवेट कंपनी बनाया, उन लोगों ने खूब पैसा कमाया, जनता का धन लूटा। अर्थात यहाँ पे मिडिल क्लास और गरीब वर्ग को जो है लूटा जाएगा, और लूटने के बाद उद्योगपति क्या करते हैं आपको पता है, देश छोड़ के चले जाते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन करना राष्ट्रभक्ति नहीं है, देशभक्ति नहीं है, ये गद्दारी है और ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो गया। इसलिए प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है। आप अगर जो है, लेकिन आज के समय में तो प्राइवेटाइजेशन और देशभक्ति दोनों एक साथ चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है और देशभक्ति के नाम पे वोट ही मांगे जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं इसको? कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्योंकि ऐसा है, प्राइवेटाइजेशन जो है, जो बहुत जो है देशभक्ति का नारा लगाते हैं, कभी कभी वो लोग जो है अंदर से जो है शातिर होते हैं, बड़े गद्दार होते हैं। अगर गहराई में आप जाएंगे तब पता चलेगा कि किसी भी माध्यम से हमेशा कारपोरेट को फायदा पहुंचाया। आज के लोग सरकार में बैठे साथ में गद्दार हैं।
देखो, हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है, ना किसी पार्टी के सहयोग में है, ना किसी के विरोध में है। लेकिन आप जो है सीधे सीधे संदेश समझ लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन होना गद्दारी है, गलत है ये। अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है। प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब अपने मित्रों को लाभ पहुँचाना। वो मित्र क्या करेंगे, हमें पार्टी में फंड देंगे। समझ लो बात को, आप समझ सकते हैं। तो पार्टियों को फंड कैसे मिलता है? वो प्राइवेटाइजेशन जब करती हैं तो उनसे जो उनके मित्रों को जो प्राइवेटाइजेशन में जो कंपनियां मिलती हैं, उससे जो है वो जो फ़ायदा होता है उसका फंड जो है गवर्नमेंट को जो है उनकी पार्टियों को मिलता है। तो इसमें कहीं भी जो है हमेशा जो है आम जनता जो मिडिल क्लास है और गरीब क्लास है वो पिछता है। इसमें हमेशा सारी परेशानी जो है, सारा पहाड़ जो है गरीब लोगों पे और मिडिल क्लास पे टूटता है। कारपोरेट पे और गवर्नमेंट पे जो सरकार में लोग हैं उन पे कोई पहाड़ नहीं टूटता। वो लोग जो है गरीब लोगों के और मिडिल क्लास के धन से जो है ऐश करते हैं, मलाई काटते हैं, ऐसा होता है। तो कैसे देंगे? अब आखिरी सवाल आपसे, आप लोग एक परिवार एक रोजगार कैसे करेंगे? क्या नीति रहेगी आपकी? इसको बताइए। हाँ, ये हमें चीन से सीखना है। नहीं, चीन से सीखना, अपने देश में कैसे लागू करेंगे? बात तो हम पूरे देश दुनिया ही कर लेते हैं, लेकिन अपने देश में कैसे लागू? बता रहे हैं ये नीति कैसे लागू होगी, बता रहा हूँ मैं। इतना ज़्यादा सरकार हर साल कहती है कि जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, तो वो टैक्स जो कलेक्शन होता है कहाँ जाता है? इसके अलावा रेलवे को आपने बेच दिया, उसका कलेक्शन कहाँ गया? जो आपने कंपनी बेच दी, संस्थाएं जो है LIC, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट और जितने ये कंपनियों को भेजा, BSNL को प्राइवेट कर रहे हो, तो ये सब पैसे जा कहाँ रहे हैं? हाईवे का जितना टोल का है सब प्राइवेट कंपनियों को आपने दे दिया, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? इन पैसों का सदुपयोग अगर हो तो आराम से जो है हर परिवार में एक नौकरी मिल सकती है। और मेरी मांग ये है कि जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें चिन्हित करके और उनका सर्वे करके प्राथमिकता के तौर पे महिलाओं को और किसानों को नौकरी दी जाए। जो भी लोग गरीब हैं, जो जिनके घरों में नहीं है, गरीब नहीं, गरीब की भी परिभाषा WHO ने बहुत गलत लगाई है। WHO कहता है कि जिसकी 125 रुपये की रोज़ की इनकम है वो गरीब नहीं है, वो अमीर माना जाता है। 125 से नीचे जो होगा वो गरीब होगा। लेकिन WHO को भी मैं एक जो है संदेश देना चाहता हूँ कि WHO जो है इस व्यवस्था को जो है ख़त्म करे, 125 रुपये वाली। WHO को ये कहना चाहिए कम से कम 1000 रुपये जिसकी इनकम हो वो उसके नीचे अगर हो 1000 से, तब वो गरीब माना जाए। क्योंकि आज की जो आवश्यकता है, 125 रुपये वाला जो सिस्टम बना था बहुत पहले बना था। WHO को अपने नियम में जो है बदलाव करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि 1000 रुपये तक से नीचे जो कमाता है वो गरीब है और 1000 पे जो ही आता है वो अमीर हो जाएगा, वो मान लिया जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन WHO का मानक ही गलत है। 125 रुपये में आपका खर्चा चल जाएगा एक दिन में? बताना, आप ही बताओ। 125 रुपये में आपके मान लो 4 बच्चे, 2 बच्चे हैं, 2 आप हो, 4 हो, ठीक है? तो क्या 125 रुपये में सभी लोग आप खा लोगे? बच्चों को पढ़ा लोगे? कोई बीमारी होगी तो दवा करा लोगे? बच्चों की फीस दे लोगे? तो ये प्रश्न जो है मैं WHO से भी कर रहा हूँ कि जो आपने गरीबी का मानक तैयार किया है उसे आप ठीक करो, फिर से उस पर जो है काम करो। ये थे हमारे साथ अरुण जी। इन्होंने कहा कि जो टैक्स का कलेक्शन, GST का कलेक्शन जो आता है उस पैसे से एक पारिवारिक रोजगार गरीबों में लगाया जाए और एक पारिवारिक रोजगार दिया जाए। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।